अंबेडकर नगर की राजनीति की अगर बात हो और सबसे पहले जुबान पर जिनका नाम आता है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, अंबेडकर नगर की जनता के चहेते नेता लालजी वर्मा, सांसद अंबेडकर नगर का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट यूपी टॉक्स विद आलोक में। धन्यवाद। जो हमारा आज का पॉडकास्ट रहेगा उसका जो मतलब उस पर बातचीत रहेगी, उसमें सिर्फ राजनीतिक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और आपका कद भी काफ़ी बढ़ा है। क्या था फार्मूला, कैसे कमाल किया आपकी पार्टी ने? इस बार माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो नीतियां थी, जिस तरह की उन्होंने कार्य पद्धति अपनाई जनता के बीच में जाने का, जिसके कारण उन्होंने विश्वास जीता और सर्व समाज को साथ लेते हुए पीडीए की रणनीति के तहत उन्होंने जो फार्मूला अपनाया उसका सबसे बड़ा कारण रहा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी 10 सालों की सरकार में कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाई जिसको गिनाया जा सके। तो उसका मतलब वो उस तरीके से उनके प्रदर्शन को खराब, एक तरीके से खराब प्रदर्शन की वजह से भी जीत मिली है देखा जाए तो। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से आम जनता नाराज थी और विशेष रूप से जो परिस्थितियां थी, अगर मीडिया का प्रोजेक्शन इस तरह का ना होता कि उनको कोई हरा नहीं पाएगा तो आज वो प्रधानमंत्री ना रहते। सही कह रहे हैं आप। आपने छात्र संघ से चुनाव की मतलब शुरुआत की, आप मंत्री बने, सांसद हैं, तो छात्र संघ वाली राजनीति और ये राजनीति में कितना अंतर है? देखिए, दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपनी अपनी जगह पर रखते हैं। छात्र राजनीति में केवल छात्रों का विश्वास जीतना रहता है, उसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहता जो आम जनता का हो। और जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो आम जनता की जो समस्याएं हैं, जिस तरह से उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है, उन नीतियों को लेकर जब आप चलते हैं तभी जनता का विश्वास जीत पाते हैं। हमारा शुरू से ये काम रहा है कि हमने जिन जगहों पर शुरुआत किया, मैं उसका प्रतिफल ये नहीं देखने का काम किया कि हमें क्या लाभ मिलेगा। हमने जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने की दृष्टि से प्रयास किया। कभी सफलता मिली, कभी असफलता मिली, लेकिन जनता का विश्वास हमने जीता और जिसके प्रतिफल में हमें अवसर मिला। बिल्कुल। आपको तमाम ऐसे जो भी इस क्षेत्र में लोग काम करते हैं वो आपको एक जमीनी नेता के रूप में देखते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ। अब उदाहरण के लिए करीब 3 महीने हो गया हम लोगों के चुनाव हुए और इस 3 महीने में जितने दिन सदन चला है केवल उतने दिन ही मैं दिल्ली में रहा, अन्यथा मैं क्षेत्र में ही रहा। और इस लोकसभा के 5 विधानसभा में मैंने लोगों के बीच में जाकर इस बात को साबित करने का काम किया कि सांसद जनता के द्वारा जब चुना गया है तो जनता के बीच में रहता है। और कई जगह हमें इस तरह की आवाज़ आई कि पहली बार हम आप किसी सांसद को अपने गांव में देख रहे हैं। तो हमने हमेशा जनता के बीच में रहकर काम किया है। उनकी समस्याओं को, छोटी सी छोटी समस्याओं को लेकर हमने संघर्ष किया, उसके लिए लोगों के बीच में ले जाने का काम किया और जिसका परिणाम है कि जनता ने आपको चुना है। जी। अब चुनाव जैसे अभी एक खत्म हुआ, उपचुनाव फिर से शुरू हो रहा है, मतलब होने वाला है। इसमें अगर एक क्वेश्चन मेरे मन में ये आया कि जिले में जो अभी देखा जाए तो योगी जी की जो दौरा है वो 3 बार हो चुका है और 4थी बार होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कटेहरी की जनता को इस बार वो लुभा पाएंगे या पिछली वाली हाल होगी? नहीं, देखिए, लुभाने में तो बिल्कुल असफल है और विशेषकर जब 7.5 साल में 8 साल में नहीं लुभा पाए और 7.5 और 8 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं जिले में है जिसको भाजपा गिना सके कि हमने ये अच्छा काम किया है।
तो निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ी है, छुट्टा जानवरों का आतंक बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, और आज भी जब वो 1300 करोड़ की बात करते हैं, आप जिस भी सड़क पर जिस तरफ से निकलिए कोई नया परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी रोजगार मेला का आयोजन किया और ये ऐलान किया कि कई हजार लोगों को हमने मेला के द्वारा रोजगार दिया। मैंने जितने भी गांव में जाकर सवाल किया कि क्या उस रैली के बाद किसी को रोजगार मिला, तो एक भी व्यक्ति अभी तक मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमें रोजगार मिला। तो जिससे निश्चित रूप से वो अपनी हार भी मान चुके हैं, लेकिन इसी कारण से अधिकारियों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से साम दाम दंड भेद के तहत जो सामान्य निष्पक्षता से नहीं बल्कि पक्षपातपूर्ण ढंग से चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमने ट्वीट भी किया था, बीएलओ कुछ जाति विशेष के बीएलओ जो हैं उनको हटाया जा रहा है जगह जगह। इसके साथ साथ प्रधानों की अलग बैठक करके उनको विवश किया जा रहा है, उनकी जांच कराकर उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे वो अपनी जांच से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें। और अभी आज टांडा में जो टांडा क्षेत्र के तहसील के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के गांव हैं, उन गांव के कोटेदारों को बुलाया गया था ब्लॉक में सप्लाई इंस्पेक्टर के माध्यम से। कुछ और अधिकारी गए थे और सभी कोटेदारों को उन्होंने वोटर लिस्ट दिया है कि आप लोग जाइए गांव में देखिए, हम लोगों को इसमें जो है तमाम ऐसे वोटर हैं जो यहाँ न रहते हों, उनका नाम काट दीजिए। मतलब एक तरह से प्रयास किया रहा है कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है उसका वोट ही काट दिया जाए, जिससे जो है इनको सफलता मिल जाए। कितनी भी तरीके अपना लें, लेकिन अंबेडकर नगर की जनता ने हमेशा नफरत की राजनीति को दूर रखा है और हमें पूरा विश्वास है सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, इस जिले के विकास के लिए और साथ ही साथ बेरोजगारी को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगी, जिससे कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और इस जिले की विकास की एक नई गंगा बहे। इसके लिए फिर से समाजवादी पार्टी पर विश्वास करेगी, हमें ये पूरा विश्वास है। बहुत सारी बातें आपने बताया, तमाम क्या हो रहा है जिले में वो चीज़ों के बारे में जानकारी दी। साथ में एक जो छोटा सा एक आरोप है देखा जाए तो अक्सर कई नेता सपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। जवाब जैसे क्या है कि सुनने में आया है इस बार कि सपा जो है जो इस बार उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेगी वो आपके ही परिवार का कोई न कोई होगा। तो इसमें परिवारवाद से जो भी थोड़ा सा तो उस पर बताइए आप, क्या मतलब क्या कह सकते हैं इस पे? देखिए, हर जगह पे जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा प्रयास करता है कि वो डॉक्टर बने। कोई जो है वकील है तो ज़्यादातर आपने महसूस किया होगा कि उसका बेटा भी अधिकतर वकील बनता है, इसलिए कि वो शुरुआत से उस दिशा में देखता है और उस तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। इसी तरह से राजनीति में जो राजनीति में आने वाले लोग हैं, जैसे मैं राजनीति में आया, मेरे परिवार में कोई गांव सभा का सदस्य भी नहीं था, हम एक सामान्य किसान थे। हमने अपने हाथ से हल भी चलाया है और ट्रैक्टर भी चलाया है और सब कुछ किया है खेती में जो आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम 44 साल से राजनीति में हैं, तो हमारे परिवार के लोग भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़े रहें। और विशेषकर आपने महसूस किया होगा और देखा भी होगा कि हमारी पत्नी गांव में उतने जाती हैं, हमसे ज़्यादा दौड़ती हैं। कई ऐसे अवसर, चाहे शादी हो, विवाह, तिरही हो, वगैरह वगैरह। तो अगर कोई भी व्यक्ति समाज के बीच में जाता है
और उसको अवसर इसलिए न मिले कि वो फला परिवार के है, तो ये भी तो उसके साथ जाती होगी। बिल्कुल। तो इसलिए अगर चुनाव के माध्यम से कोई आता है तो उसको परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। जैसे मान लिया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये राजनीति में क्यों आए? ये भी तो परिवार से आए भाई। इनके पहले के महंत न होते तो ये क्यों आते? 3 पीढ़ी से महंत, वहाँ जो महंत बना वो वहाँ सांसद बनता रहा। तो एक तरह से परिवारवाद से ये भी आए और फिर परिवारवाद पर आलोचना करते हैं। भाई उनको जो उपलब्धि मिली वो परिवारवाद के कारण मिली कि उनके व्यक्तिगत उसी कारण से मिली। अगर उस महंत वहाँ पर ना होते गोरखनाथ में तो निश्चित रूप से इनको भी अवसर न मिलता। तो इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो चाहे जिस भी जगह पर, इसलिए कि वो शुरू से जब उनके साथ लगते हैं तो उनको तमाम जनता चाहने लगती है और जनता की चाहत रहती है कि इनको लड़ाया जाए। तो उसी तरह से स्थितियां बनती हैं। अगर चुनाव को लड़कर और जीत कर आ रहा है तो उसको केवल जनता का विश्वास जीत के आ रहा है। तो इसको अगर कोई परिवारवाद कहता है तो मैं इसको मानता नहीं। जहाँ तक यहाँ से लड़ने का सवाल है, अभी तो भविष्य के गर्त में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे, परिवार का हो या गैर परिवार का। चलिए, इसी से मुझे एक ऐसे छोटा सा सवाल याद आया कि आपकी मतलब जो सुनने में अभी तक आया, आपकी बेटी को शायद टिकट मिल सकता है या पत्नी को। तो आपके हिसाब से बेटी को टिकट मिलना चाहिए या पत्नी को? कौन अच्छा नेता है? नहीं, देखिए, अपने अपनी जगह पर सभी अच्छे हैं। हमारी बेटी तो अभी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। अभी जो है हमारी बेटी वो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हिंद मेडिकल कॉलेज में है। निश्चित रूप से वो उस दिशा में अभी जा रही है और अभी तो मुझे नहीं लगता कि वो ये बाई इलेक्शन लड़ना भी चाहती है। तो ये आपने बहुत बड़ी बात करी। लोग जो हमेशा से भी कह रहे हैं कि आपकी बेटी ही लड़ेंगी। नहीं, बेटी तो निश्चित रूप से वो इस चुनाव को उसका अनिच्छा है लड़ने की हमें, लेकिन फिर भी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा हम सब लोगों को मान्य होगा। लेकिन बेटी के लगभग न लड़ने की पूरी संभावना। जी, आपने क्लियर कर दिया हमारे जो देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत चर्चाएं करते हैं अलग अलग। क्या है कि एक नीति है उत्तर प्रदेश में, खासकर बुलडोजर नीति। तो इस पर आपका क्या विचार है और कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, निश्चित रूप से लोकतंत्र में बुलडोजर नीति का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। भाई आप लोकतांत्रिक देश हैं, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही शासन नहीं है और नियम कानून से हमें हर चीज का हम कानून का अच्छा राज स्थापित कर सकते हैं कानून के द्वारा। अब आप जबरदस्ती की, आपने गलती की और आपके पिताजी को ले जाके जेल में बंद कर दिया जाए, इसको क्या मानेंगे आप? ये कानून के अनुसार है? निश्चित रूप से ये अलोकतांत्रिक कदम है। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि जिस परिवार में हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा अच्छा बने, IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी जगह जाए। कोई नहीं चाहता कि वो गुंडा बने, अपराधी बने। और उसकी सजा, आप बच्चे की सजा बाप को भी दे दें कि बुलडोजर से उसका घर गिराकर। तो ये तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा अन्याय और इससे बड़ा जाति कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पहले की सरकारों में भी तो ये चीजें थी शायद कि बेटा अगर नहीं हाजिर हो रहा है तो परिवार को थोड़ा प्रताड़ित किया जाता था। देखिए, ये पुलिस करती रही है लेकिन कानूनन नहीं है, कानून के अनुसार नहीं कर सकते। चलिए, उतने तक तो बात तो समझ में आती है थोड़ा बहुत, हालांकि वो भी सभ्य समाज में नहीं है, उसको होना नहीं चाहिए सभ्य समाज में। भाई हमारे हाथ लंबे हैं, कानून का हाथ लंबा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको खोजा ना जा सके अगर दृढ़ इच्छा है बिल्कुल प्रशासन का। तो निश्चित रूप से उसको जो भी अपराधी है, किसी जाति धर्म किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी परिवार को हो, आप उसको खोजिए और उसके जो कानूनन सजा है वो आप दिलाने का प्रयास करिए। न्यायालय है सजा देने का,
पुलिस नहीं है सजा देने का काम। पुलिस का काम है कि उस केस को प्रस्तुत करना, लेकिन सजा देने का काम भाई हमारे यहाँ न्यायालय क्यों बना? तो इसीलिए तो बना ना, ये न्यायालय का काम है कि न्याय करे, और न्याय वो करेगा जो परिस्थितियां रहती है उसके अनुसार न्याय होता है। तमाम आप लोगों ने देखा भाई कि तमाम मंत्री रहे हैं और वो आजीवन कारावास की सजा पा गए। हमारे ओम प्रकाश चौटाला जैसा व्यक्ति को 10 साल की सजा हो गई थी। तो इस तरह से न्यायालय का काम है न्याय देना, पुलिस का काम है उसको न्याय के लिए केस दायर करना, उसको प्रस्तुत करना न्यायालय में। को पुलिस करने लगे तो मैं समझता हूँ जंगल राज ही कहा जाएगा इसको संविधान का राज नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल। अभी इससे मुझे एक चीज याद आ गया, हाल फिलहाल में सुल्तानपुर में एक लूट हुई थी, और वैसे क्वेश्चन मेरे उसमें नहीं था, अचानक से मुझे याद आया। सुल्तानपुर में एक लूट हुई थी जिसमें लूट के बाद एक मंगेश यादव नाम के लड़के का इनकाउंटर होता है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए इनकाउंटर फेक हुआ ना, ये कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं, मतलब क्या कैसे सकते हैं? उसके तमाम उदाहरण दिया है माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। जैसे इनकाउंटर होगा, पुलिस दौड़ा करेगी, चप्पल पहन के जाएगी सवेरे सवेरे दौड़ा करने, और हवाई चप्पल। तो स्वाभाविक रूप से इनकाउंटर में वो जाएंगे तो कम से कम दौड़ने वाला जूता पहन के जाएंगे। कई ऐसे कारण हैं जो उसको साबित करता है कि उसको पकड़ के लाया गया और ले जाकर इनकाउंटर दिखाया गया, जो कि हमारे कानूनन नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से कितना भी बड़ा अपराधी हो, इनकाउंटर अगर सीधा होता, हमला होता, वो तो अलग बात हुई, लेकिन इस तरह से पकड़ के ले जाकर और उसको मार देना, ये मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। सवाल तो चलते रहेंगे। जैसे कि बात करें अगर लोकसभा चुनाव की, तो अयोध्या की सीट भाजपा हार गई और सपा जीत गई। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, फिर भी अयोध्या जो है भाजपा हार कैसे गई? देखिए, आम जनता राजनीति को और धर्म को अलग अलग देखती है, और मैं ये समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा के लोगों से ज्यादा धार्मिक है। जो समाजवादी पार्टी के बहुत से मतदाता 90% वो भाजपा के लोगों से ज्यादा धार्मिक है, लेकिन सामाजिक कारणों से और जो देश की परिस्थितियां हैं उनसे वो जुड़े हुए हैं। वो बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, महंगाई से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। आज आप बताइए, किसी भी थाने में, किसी तहसील में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है? निश्चित रूप से कई गुना बढ़ा है। तो अगर भ्रष्टाचार से वो जूझ रहा है तो वो उस जगह पर है, और मंदिर का मामला अलग जगह पर है। हम जाते हैं धर्म के आधार पर, हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति विश्वास करता है, उसमें जाता है, अपना पूजा पाठ करता है, चाहे वो किसी जात धर्म का है। उसका और राजनीति से मेल नहीं करना चाहिए, और इस बात को भाजपा मिलाना चाहती थी। जनता ने इसका जवाब दिया कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। अच्छा, देखा जाए तो कुर्मी समाज से आप आते हैं, आपकी राजनीति इसका कितना प्रभाव पड़ा है, और क्या लगता है आपको जाति आधारित राजनीति ने क्षेत्र के विकास को किसी तरह से प्रभावित किया है? मेरे समझ से ऐसा नहीं है, और अगर अंबेडकर नगर में विकास के बारे में गहन अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि हम सब लोगों के समय में सबसे ज्यादा विकास का काम हुआ है, जिसको लोग ये कहते हैं कि ये जात पे राजनीति करते हैं, बार बार बोलते हैं। उसी समय जितना भी विकास हुआ है, चाहे वो टांडा में पुल बना हो, चाहे गन्ना मिल लगी हो, चाहे जिला का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, सब कुछ उसी समय हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला हो, मेडिकल कॉलेज का मामला हो, तो विकास तो निश्चित रूप से हम ही लोगों ने किया। और इस तरह से आरोप, और दूसरे मेरा ये मानना है कि कोई भी एक ऐसी जाति नहीं है जो अपने केवल जात से चुनाव जीत सकता है। जिसको सर्व समाज का वोट मिलता है वही चुनाव जीतता है। हमने जब पहली बार चुनाव लड़ा 1991 में, तो हमारी जात के 3 उम्मीदवार थे। उसके बाद भी मैं चुनाव जीता। श्री गोपीनाथ वर्मा 3 बार के मेले थे, मेरे खिलाफ लड़ रहे थे।
श्री शिवपूजन वर्मा डॉक्टर, वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद मैं 14,000 वोट से जीता। दूसरी बार मैं जब जीता 1996 में, उस समय भी 3 उम्मीदवार थे। अपना दल का उम्मीदवार था, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, मैं स्वयं था, फिर भी मैं जीता। इसके बाद भी जब भी चुनाव हुआ, करीब करीब 2-3 हमेशा लड़े और महत्वपूर्ण पार्टियों से लड़े, फिर भी हम जीतते रहे, इसलिए कि हर जात का हमें समर्थन प्राप्त था और उस समर्थन के बल पर हमने चुनाव जीतने का काम किया। कोई एक जाति जमानत बचा ले जाए तो वो पर्याप्त है, मुझे नहीं लगता पर्याप्त है उसकी संख्या। जब सबका आपका साथ मिलेगा तभी चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए ये आरोप लगाना या इस तरह की बात करना कि जाति के कारण जीतते हैं, ये मैं समझता हूँ कि अनुचित है। जाति से बात मुझे एक और सवाल याद आया कि अक्सर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जातिगत जनगणना के बारे में सवाल उठाते कि होना चाहिए। आपको लगता है कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? जरूरी ये निश्चित रूप से है। देखिए, हिस्सेदारी का सवाल है। हमारा देश अंग्रेजों ने शासित कर रहे थे। हमने लड़ाई ये लड़ा कि अंग्रेज हमारे ऊपर भार हैं, वो बाहर से आकर हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। बहुत विकास का काम किया था अंग्रेज सरकार ने, रेलवे लाइन बनाया, पार्लियामेंट बनाया, असेंबली बनाया। आप देखिए कि तब की बनी हुई तमाम चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हैं और जिसकी तारीफ सब करते हैं। लेकिन उसके बाद भी पूरे देश की जनता ने अंग्रेजों भगाओ का नारा दिया, इसलिए कि वो अपनी हिस्सेदारी चाहते थे सत्ता में। वो हिस्सेदारी नहीं मिला। उसी तरह से ये समाज है, विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। सत्ता और प्रशासन में सब जगह सबको हिस्सेदारी होना जरूरी है और वो हिस्सेदारी के लिए जरूरी है कि जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए। जैसे हम पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए हैं, और आरक्षण माने रोजगार नहीं है, आरक्षण माने हिस्सेदारी है कि उस समाज को हिस्सेदारी जनसंख्या के अनुपात में मिले। तमाम न्यायालयों ने कभी कभी इस तरह का निर्णय किया कि चूंकि जाति का संख्या इस आधारित नहीं है, जनगणना नहीं हुई है, इसलिए ये इस तरह का जो कानून बनाया गया है वो गलत है। तो इसके लिए जरूरी है कि जिससे कहीं भी इस तरह का विवाद उत्पन्न न होने पावे और जाति के आधार पर जनगणना हो और सभी वर्गों को उसके अनुपात में हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो और चाहे वो राजनीतिक जगह हो। हर जगह पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिससे सभी लोगों को महसूस हो कि ये देश हमारा है। अगर बहुत से बड़ा वर्ग हमेशा उपेक्षित रहेगा तो उसको फिर वही बात होगी कि को नीड पे होए हमें क्या हानि। तो जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, इसी के कारण देश गुलाम हुआ था और वो विचारधारा लोगों में न पनप नहीं पावे। हर वर्ग के लोगों को एहसास हो कि ये देश हमारा है, हमारे ये सरकार है, सरकार में हमारी बराबर की हिस्सेदारी है और जब सब लोग कलेक्टिव होकर काम करेंगे तो देश का विकास होगा। इसलिए जाति के आधार पर जनगणना अति आवश्यक है। जी, एक सवाल मेरे मन में और अभी आया कि क्या अगर लोकसभा चुनाव में सपा जो है यूपी में अकेले लड़ती तो क्या इससे कुछ सीट शायद ज़्यादा पाती या फिर कम पाती? और दूसरा ये कि 2027 में सपा जो है यहाँ पे विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी या फिर किसी अन्य दल के साथ गठबंधन होगा? देखिए, अभी तो इंडिया गठबंधन हमारा बरकरार है और निश्चित रूप से कई अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के अंतर्गत ही चुनाव लड़ रहे हैं। और अब इस बात को कहना कि ज़्यादा मिलता कम मिलता, मैं समझता हूँ वो उसकी आवश्यकता नहीं है। कलेक्टिव लीडरशिप के कारण और माननीय अखिलेश जी की परिश्रम के कारण जो उन्होंने रणनीति अपनाई उसके कारण बहुत बड़ी सफलता मिली
और हमेशा जो है यूनिटी में ताकत तो होती ही है। बिल्कुल। अच्छा, आप इसके पहले मायावती जी के साथ भी आपने काम किया, अच्छा तालमेल था। इसके बाद आप भी अखिलेश जी के साथ आप हैं अभी मौजूदा में, तो दोनों नेताओं में से किसके साथ आपका अच्छा तालमेल था? और इसके अलावा अगर आपको पार्टी बदलनी थी तो बीजेपी में आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? देखिए, पार्टी मैंने बदला नहीं। समाजवादी पार्टी में आने के पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में था और 25 साल से था। जिला पंचायत के चुनाव के अवसर पर मैं कोरोना बीमारी से ग्रसित हुआ और मैं SGPGI में 14 दिन तक मेरा इलाज चला। महीनों तक मुझे अलग रहने का सुझाव था, लेकिन कुछ लोगों ने माननीय बहन जी से इस बात को कहकर कि इन्होंने चुनाव में पार्टी के साथ नहीं दिया और मुझे पार्टी से निकाल दिया। अच्छा। निकालने के बाद हमारे पास मार्ग बचा था कि हम क्या रणनीति अपनाएं, किस पार्टी में जाएं, ये हमारे ऊपर था। लेकिन हमारी जो राजनीति रही हमेशा सर्व समाज को लेकर और नफरत से दूर हमारी राजनीति रही है। मैं 1980 में जब आया तो मैं लोक दल के साथ चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहकर काम किया 11 साल तक। तो निश्चित रूप से जिस विचारधारा की हम राजनीति करते हैं वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी उससे दूर है, कोसों दूर है। पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी की। तो निश्चित रूप से जब सभी को आप हिस्सेदारी की बात करते हैं तो वो भाजपा में रह के संभव नहीं है। भाजपा ये कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन करती है उल्टा। अल्पसंख्यक समाज को एक भी सीट लोकसभा में नहीं दिया, विशेषकर मुस्लिम समाज को। विधानसभा में एक भी सीट नहीं दिया टिकट देने का। और कहती है कि हम जो 14% आबादी है उसको आप एकदम उपेक्षित करने का काम कर रहे हो। दूसरा, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है पिछड़ों का और दलितों का, आज जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं, 2 के अलावा 32 वाइस चांसलर सामान्य वर्ग के हैं, न तो पिछड़ी जात के हैं न अनुसूचित जात के हैं। तो ये तो हिस्सेदारी नहीं हुई, सबका साथ नहीं हुआ। तो जो ये भाजपा की रणनीति है, जो रिजर्वेशन है, जैसे SGPGI में अभी 48 रिजर्व सीट पर विज्ञापन निकला, इंटरव्यू हुआ, भर्ती किए गए। 48 जो SC और OBC के लिए रिजर्व था उसमें केवल 10 भरे गए, 38 को नॉट फाउंड सुटेबल किया गया। मैंने श्री राम कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसका एक उदाहरण दिया था कि एक OBC के पद पर 377 एप्लीकेंट थे, PhD नेट क्वालिफाइड लोग जो एलिजिबल थे, जिनको इंटरव्यू में बुलाया गया। अब 377 में एक भी सुटेबल नहीं था। तो ये जानबूझकर जो अपमानित किया जा रहा है, जो हिस्सा हड़पने का काम किया जा रहा है, उसके कारण हम लोगों का जो राजनीति है वो भाजपा का विरोध में रही है। और हमारा ये मानना है कि हमने राजनीति में जो कदम की रखा को समाज सेवा के लिए रखा और सबको सम्मान देने के लिए रखा। तो अगर हम उस कार्य को भाजपा में किसी भी पद पर पहुंच जाएं, वो हम नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से ऐसी राजनीति तो स्वार्थ के लिए हो सकती है, समाज के लिए नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपने ज्वाइन नहीं किया। और समाज के हित में हमने भाजपा को ज्वाइन नहीं किया किसी भी दशा में, जबकि तमाम बातें थी, तमाम लोग तमाम तरह का प्रलोभन दे रहे थे, लेकिन हमने सारे प्रलोभन को नकार कर समाज की सेवा करने के लिए हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। जी, अभी आपने रिजर्वेशन का बात किया तो मुझे एक सवाल अभी याद आ गया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला सामने आया है, क्या लगता है आपको कि इसमें आरक्षण की मनमानी हुई है? जी हाँ, उसको तो सरकार ने भी माना। देखिए, जो संवैधानिक पिछड़ा वर्ग कमीशन बनाया माननीय मोदी जी ने, उस पिछड़ा वर्ग में बच्चे गए
उन्होंने ये माना कि जो उत्तर प्रदेश का आरक्षण अधिनियम है 1994 का, जिसके अनुसार भर्ती की जानी चाहिए, उस आरक्षण अधिनियम के है कि 50% सीटें सामान्य भरी जाएंगी, मतलब अनारक्षित भरी जाएंगी। सामान्य माने अनारक्षित। अनारक्षित में जो भी आ गया, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का है, आ गया, वो अनारक्षित माना जाएगा, जिसकी मेरिट उसमें आई। उस मेरिट के बाद तब 50% में 21% अनुसूचित जात का और 27% पिछड़ी जात का रिजर्वेशन होगा। उसके अनुसार ये 27% अलग होना चाहिए था, लेकिन जो इन्होंने भर्ती किया उसमें सामान्य में जो लोग आ गए, उसको अनारक्षित कोटे में जो लोग आए उनको भी रिजर्व कैटेगरी का मान लिया, अगर, और जिसके कारण उनका हिस्सा कम हो गया। तो सरकार ने के पास जब आयोग की रिपोर्ट आई तो बच्चे फिर शासन में गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई, एक वरिष्ठ IAS अफसर के अध्यक्षता में। उस कमेटी ने माना कि 19,000 नहीं 6,800 की गलतियां हुई हैं। अच्छा, आयोग ने तो 19,000 कहा था। 15,000 पिछड़े वर्ग के लिए और 3,084 जो है अनुसूचित जात का। इस कमेटी ने जो माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया, उसने माना कि 6,800 पदों पर गलती की गई है, इतने OBC और SC और होने चाहिए थी जो नहीं किए गए। और उसके लिए विज्ञापन भी निकाल दिया सरकार ने कि 6800 भरे जाएंगे 22 के इलेक्शन के पहले। कुछ बच्चे जो है वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने ये कहा कि 6,800 आप अलग से भरे नहीं सकते, आप उसमें जो गलत हुए हैं उनको निकालिए और उनकी जगह पे इनको भरिए। ये 6,800 अलग से जब भरेंगे तो इससे इसमें सामान्य लोगों को अवसर नहीं मिल रहा है, जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उनको अवसर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये आप इस तरह से न करिए, आप उसको, हम इसमें रोक नहीं लगा रहे हैं, आप 69,000 में जो गलतियां हुई हैं उनको आप निकालिए। तो अगर उनको निकालेंगे तो जिनको नौकरी मिली है तो उनका क्या? तो अब गलत ढंग से अगर मिली है तो गलत ढंग से अगर जो मिली है, आप गलत ढंग से इस कुर्सी पर बैठ जाएं तो ये थोड़ा है कि उसकी वजह एक और कुर्सी लगा दीजिए। उठाए जाएंगे तो तकलीफ तो होगी, तकलीफ तो होगी, लेकिन गलत हुआ तो गलत अगर हुआ है तो होना चाहिए उस तरह से। लेकिन अगर सरकार चाहती तो विशेष भर्ती अभियान निकालकर पूरा कर सकती थी, जिसमें कोर्ट फिर रुकावट न डाल पाता। उस काम को नहीं किया इन्होंने। आपने बहुत क्लियरली इस को आपने समझा दिया। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कैसे कैसे कैसे, तो वो चीज़ें आपने पूरा क्लियर कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने भी देखा था, बहुत सारे लोगों ने देखा था कि एक पुलिस की टीम से आपका कुछ झड़प हुआ, आप आगे आए, शायद पुलिस पीछे आई। तो ये वीडियो के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए, क्या था पूरा मामला। और एक और उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि बाहर की स्टेट से कोई पुलिस आई थी, क्यों आई थी? ऐसा हुआ कि जब हम नामांकन करने जा रहे थे, जिस तारीख को हमारा नामांकन था उसके एक दिन पहले हम तैयारी कर रहे थे नामांकन पेपर की। उस समय हमारे घर से फोन आया कि दिल्ली की पुलिस आई है, आप बात कर लीजिए। तो हमने बात किया तो उन्होंने कहा आप हम एक नोटिस सर्व करने आए हैं आपको। तो हमने जब पूछा तो पता लगा कि कुछ धाराएं लिखी हुई थी कि इस मामले में आपसे पूछताछ करना है, और पहली तारीख जिस दिन हमें नामांकन के दूसरे दिन आपको दिल्ली तलब किया गया है। तो निश्चित रूप से उसमें कोई ट्वीट को लेकर था, जिसमें रीट्वीट हुआ था सोशल मीडिया पर। तो उस ट्वीट के बारे में जो एक माननीय अमित शाह का मुझे जानकारी है कि उनके द्वारा एक एडिटेड उनका कोई ट्विटर पर किसी ने ट्वीट किया था, शेयर किया था। उसको अनजाने में जो भी है तो उसको रीट्वीट हमारी तरफ से भी हुआ था, जो हमारा सोशल मीडिया देखता है। तो उसी के आधार पर ये बात आई थी। कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं था कि जिसमें
वो इस तरह से कर सकते थे। फिलहाल हमने उसका जवाब हमने लोगों से राय लेकर दे दिया। दूसरी एक तो मामला ये है, दूसरा जो यहाँ का जो आप पूछ रहे हैं चुनाव के दिन का, चुनाव के एक दिन पहले हमारे कजिन हैं जो आ रहे थे, टांडा में एक जगह तलाशी चौराहे पर लगाई गई थी। उसमें तलाशी विद्यालय से वो आ रहे थे, अपने मैनेजर हैं विद्यालय के, तो वहाँ से वो आ रहे थे तो उनके बैग की तलाशी ली गई, उसमें 1 लाख रुपया मिला। आचार संहिता के अनुसार 50,000 से अधिक अगर है तो वो आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। ठीक है, उसका उल्लंघन मानते हुए 171A में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और उनका पैसा जमा करा के रिसीविंग उनको दे दी गई। चूंकि 171A में केवल 30 दिन की सजा अथवा 500 रुपये का जुर्माना है। तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 7 साल से कम की जो सजा होगी उसमें जेल नहीं भेजा सकता, तो इस आधार पर उनको वहां छोड़ दिया गया। फिर रात में भाजपा के नेताओं का प्रेशर पड़ा और जब प्रेशर पड़ा तो उसमें रात में ही ये प्रयास करने लगे कि उनको गिरफ्तार किया जाए। मैं सुबह मुझे जानकारी मिली, मैं पहुंच गया। तो जब पहुंच गया तो मैंने देखा कि कम से कम 100 से अधिक एक ट्रक PSC और कम से कम 100 महिला और पुरुष पुलिस मिला के सब दरवाजा कूद के घर में घुस गए थे। तो जिस पर मैंने आपत्ति दर्ज की कि आपको ये अधिकार नहीं मिलता, किस आधार पे आप घर में घुस गए और यहाँ तक कि शयन कक्ष तक पहुँच गए। तो उसके आधार पर हमारी बात हुई और जिसके कारण वो जो वीडियो आपने देखा वो देखा जी। एक वीडियो सोशल मीडिया पे उसी दिन तुरंत वायरल हो गया था जी। इसके अलावा जैसे क्या है कि एक अभी हाल ही में शायद आपने भी देखा हो, हमारे यहाँ के जो MLC हैं हरिओम पांडे जी, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर इस बार हम कटहरी हार गए तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब वो भावना में कह गए, न उनको इस्तीफा देना है, हारेंगे निश्चित, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे, ना हम उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अच्छा, आप इस्तीफे की मांग भी नहीं कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, मतलब हारेंगे निश्चित, ये कह रहे हैं आप? इसमें सुनिश्चित भाजपा हारेगी। कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसमें भाजपा जीत सके। सारे जो कारण हैं वो भाजपा के खिलाफ हैं। जनता भाजपा से पूरी तरह से रुष्ट है और माननीय अखिलेश यादव जी की जो स्वीकार्यता बढ़ रही है उसके आधार पर जनता 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए इस बार इस चुनाव को उसका आधारशिला मानते हुए समाजवादी पार्टी को जिताएगी। 2027 में किसकी सरकार आएगी? ये तो सभी मान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। 234 विधानसभा सीटों पर इस बार हमारी जीत दर्ज हुई है लोकसभा चुनाव में। इससे बढ़ेगी ही। ये तब हुआ है जब सरकार थी दोनों जगह, और 27 में लोगों के दिमाग में मीडिया के द्वारा जो इस बार ये पहुंचाया गया था कि मोदी जी को हटाया नहीं जा सकता, जिसके कारण ये स्थिति बनी। अन्यथा तो हम यहाँ पर कम से कम 70 सीट जीतने की स्थिति में थे लोकसभा के। आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 2027 के, हमारी 300 सीटें आएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। एक 5 मिनट और लगेगा, एक तुरंत का क्वेश्चन का उत्तर है। जैसे कि सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। मैं सवाल पूछूंगा, उसका उत्तर एक ही शब्द में देना है और कुछ नहीं देना। जैसे आपकी नज़र में बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन अब तक? अब बेस्ट प्राइम मिनिस्टर तो अब इस पर अभी हमने बहुत नहीं किया, लेकिन कई ऐसे लोग हुए हैं। बहुत कम समय मिला चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर जी को, उसके अलावा देवगौड़ा जी को, माननीय
जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो सभी मानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं। तो अब इसमें ये विभेद करना कई थोड़ा सा, हाँ, वो आपको हो जाएगा। मुझे अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बेस्ट मुख्यमंत्री कौन? बेस्ट मुख्यमंत्री फिलहाल योगी जी तो नहीं है। मेरा मानना है कि योगी जी से खराब और जनता का बीच में अधिकारी की मोनोपली इससे ज़्यादा कभी नहीं रही है। अब पीडीए का असली चेहरा कौन? निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी। इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा नेता? अब हमारी नज़र में तो अखिलेश यादव किसी से कमज़ोर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, आपका पसंदीदा अभिनेता कौन? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, अभिनेत्री लेकिन कौन? पिक्चर मैं बहुत देखता रहा। तब तो आप बता ही सकते हैं। लेकिन हमें किसी उसमें कोई रुचि नहीं रहती थी कि अभिनेता कौन है। अभिनेत्री? अभिनेत्री में भी कोई बहुत वो नहीं था, बस सिनेमा देखने समय बिताने के लिए जाते थे। आप देखते थे? ये निश्चित रूप से बड़ी बात आपने कह दी कि आप देखते थे। बहुत लोग नहीं देखते हैं जैसे। नहीं, मैं तो बहुत देखता रहा। गाने किसके पसंद थे? पुराने ही जहाँ तक पसंद रहे होंगे। निश्चित रूप से पुराने गाने तो बहुत महत्वपूर्ण थे। और चाहे वो दिलीप कुमार का, ये क्या कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी के गाने, मनोज कुमार के गाने, पुराने गाने तो स्वाभाविक रूप से आम लोगों के लिए पसंदीदा थे और उसमें एक संदेश भी छिपा रहता था। चलिए, आपने बहुत ज़्यादा समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम जरूर फिर कुछ पॉडकास्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया।